मैं डॉक्टर रमेश शुक्ला एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म द लखनऊ स्टडी स्टेशन पर। और ये हम लोगों का मैथ सेक्शन चल रहा था। मैथ सेक्शन में सिंप्लीफिकेशन पढ़ रहे थे, सरलीकरण। सरलीकरण में एक क्लास हो चुका है, ये दूसरा क्लास है। पहले क्लास में हम लोगों ने बात किया था सरलीकरण के बोडोमास के बारे में और कुछ बीजगणितीय फार्मूले नोट कराए थे। तो आप उनको अच्छे से देखिएगा और उन्हें याद कर लीजिएगा बीजगणितीय फार्मूलों का, क्योंकि उनकी आगे ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ेगी। आज की सेकंड क्लास में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पे चर्चा करेंगे और जो अति साधारण से क्वेश्चन होंगे, जिन्हें कॉमनली कोई भी विद्यार्थी जिन्हें क्लियर है उन्हें आ जाएगा, लेकिन फिर भी हम इन पे चर्चा करते हैं। हो सकता है किसी को इन सवालों में भी दिक्कत हो, तो सीधे सरल से कठिन की तरफ बढ़ेंगे और इसके बाद यूपीएससी 2017 में पूछे गए प्रश्नों पे भी चर्चा करेंगे। तो इसमें आज देखते हैं पहला एग्जाम्पल क्या है। 1/5 भाग 1/5 का 1/5 और डिवाइड पूरे को किया गया है 1/5 का 1/5 और डिवाइड बाई 1/5। क्वेश्चन मार्क लगा है, ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए 1/5 लिखा हुआ है और फिर डिवाइड 1/5 किया गया है, उसके बाद का निशान है, फिर 1/5 लिखा गया है और नीचे 1/5 है, का निशान इधर आ गया है 1/5 और डिवाइड का निशान उधर चला गया है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया, पूछा गया क्या है। तो हमने बोडोमास में आपको बताया था कि का कुछ मतलब नहीं है, केवल गुणा का निशान होता है। तो आप सिंपली का को हटा करके गुणा का निशान बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देखिए हमने यही बना दिया, ये मल्टीप्लाई का निशान हो गया। अब आप इसको इस तरह से लिख सकते हो 1/5 डिवाइड बाई 1/25 ऐसा लिख सकते हो, क्योंकि ये गुणा हो जाएगा। और नीचे 1/25 और डिवाइड बाई 1/5 ये लिख सकते हैं आप। अब भाग के निशान के दाहिनी ओर यदि कोई फ्रैक्शन लिखा हो तो भाग का निशान गुणे के निशान में बदल दो और ये पलट जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/5 गुणे 25/1 और नीचे हो जाएगा 1/25 और गुणे 5/1। तो जब इसे हल करोगे तो 5×5 = 25 हो जाएगा। तो ये कितना 5/1 आ जाएगा और नीचे ये नीचे 5 1/5 आ जाएगा। अब इसे भाग दोगे तो 5/1 और गुणे 5/1। अब इन्हें 5×5 = 25 हो जाएगा। इसका आंसर 25 आएगा। तो काफ़ी अच्छा सा सवाल था, बस आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, नहीं तो ये गलत हो सकते हैं क्वेश्चन। पहले का को हल करेंगे और का के बाद जो है आप डिवाइड को हल करेंगे। तो सवाल आपका ये है, हमने यहाँ पे का को गुणे के निशान में कन्वर्ट कर दिया था। इसका डी आंसर सही है। अगला सवाल आप देखेंगे, 2 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है। इसको हम उतार लेते हैं यहाँ पे, लेकिन कन्वर्ट करते हुए उतारेंगे। आप देखिए हूबहू नहीं उतार करके इसको इस तरह से उतार लेते हैं। क्या लिखा है 7 सही 1/2, तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14 1 15/2, 15/2 हो गया। इसके बाद माइनस का निशान बना हुआ है और बड़ा ब्रैकेट का सिंबल बना हुआ है। 2 सही 1/4 का मतलब 4 दूनी 8 1 9/4 हो जाएगा। और उसके बाद डिवाइड का सिंबल बना हुआ है भाग का, और फिर मंझला ब्रैकेट लगा हुआ है। 1 सही 1/4 का मतलब 5/4 हो जाएगा। 4 × 4 1 5/4 माइनस 1/2 लिखा हुआ है। और उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट है, तो 1 सही 1/2 का मतलब 3/2 हो जाएगा, माइनस 1/3 और माइनस 1/6 और फिर सारे ब्रैकेट आपके बंद कर दिए गए। तो सबसे पहले आप कौन सा ब्रैकेट हल करते हैं। बोडोमास में हमने बताया था कि 4 ब्रैकेट होते हैं, रेखीय कोष्ठक, स्मॉल, मंझला और बड़ा। तो यहाँ पे रेखीय कोष्ठक तो है नहीं, तो सबसे पहले हम स्मॉल को हल करेंगे। तो यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, इसका 6 हो जाएगा। 2 तिहाई 6 और 3 त्रिका 9, माइनस 3 दूनी 6 माइनस 1 6 कम 6, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 9 - 3/6। ये 6/6 हो गया और 6/6 की वैल्यू 1 हो गई, यानी इसकी वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। अब 1 से किसी संख्या को गुणा करते हैं तो उस पर तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, यानी 1/2 को अगर 1 से गुणा करेंगे तो ये 1/2 ही रहेगा। तो अब हमारा सवाल क्या बन गया 15/2 माइनस 9/4 डिवाइड बाई मंझला ब्रैकेट अभी बना रहेगा 5/4 और माइनस 1/2। ये हो गया हमारा, मंझला ब्रैकेट लगा देते ये और ये बड़ा ब्रैकेट लग गया। अच्छा, अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग 1/2 5/4 से 1/2 को घटाएंगे, तो यहाँ पे
फिर से 4 हम एलसीएम ले लेते हैं, ये 4 एकम 4 और ये 5 हो जाएगा और ये 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी ये 3/4 आ जाएगा। अब जब 3/4 आ जाएगा तो ये हमारा सवाल बचेगा 15/2 माइनस 9/4 और डिवाइड बाई 3/4, इतना सवाल बच जाएगा 3/4, यानी हमारा क्वेश्चन केवल इतना बच गया। अब भाग के निशान के बाद कोई फ्रैक्शन लिखा है तो इसको पलट दोगे तो 9/4 और गुणे 4/3, 4 कट जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो ये बच जाएगा 15/2 माइनस 3। इसको हल कर लें, 2 तिहाई 6, 15 में से 6 चला गया 9, और 9/2 को जब हल करेंगे तो 4.5 आ जाएगा। आपका कौन सा आंसर सही होगा? इसमें सी आंसर आपका सही हो जाएगा। अब हम एग्जाम्पल नंबर 3 देखेंगे, जो कि काफ़ी अच्छा सा सवाल है और इसे आप तुरंत आंसर कर सकते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन आप देखें। तीन नंबर क्वेश्चन में लिखा है 1 - 1/3 और उसके बाद 1 - 1/4, उसके बाद 1 - 1/5 और उसके बाद ये डैश 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 इस तरह से बना दिया गया। इसका मतलब है ये जारी है 1 - 1/n। इसको यदि हल किया जाए तो क्या आएगा? आगे क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया है, ठीक है, बराबर करके ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो इसको सबसे पहले हम हल करते, 3 एकम 3, 3 में से 1 चला गया, 2/3 आ जाएगा और ये गुणा हो जाएगा, ब्रैकेट खुलेगा। 4 एकम 4, 4 में से 1 गया, 3/4 हो जाएगा और 5 एकम 5 में से 1 गया, 4/5 हो जाएगा और ये आगे इसी तरह से जारी रहेगा। n एकम n, n में से 1 गया, n - 1/n हो जाएगा। तो यहाँ पे होता क्या है कि इस तरह से 3 से 3 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, 5 से, और इस तरह से ये सारी संख्याएं कट जाएंगी। ऊपर से नॉमिनेटर में 2 बचेगा, डिनोमिनेटर में n बचेगा और इसका जो आंसर होगा वो 2/n हो जाएगा। यानी कौन सा आंसर सही है इसका? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छे से सवाल है और इस तरह के क्वेश्चन को पूछे जाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट ये 4 क्वेश्चन और आपके सामने लिखे हैं, 4, 5 और 6। सभी अच्छे से सवाल हैं और इनको ध्यान से आप देखिएगा। 2 - 1/3, तो इसको हम सवाल ही पूरा यहाँ लिख लेते हैं। 2 - 1/3 और ये ब्रैकेट के अंदर है, फिर 2 - 3/5 और फिर 2 - 5/7 है, फिर ये डैश बना हुआ है और फिर 2 - 997/999 और क्वेश्चन मार्क लगा, पूछा जा रहा है क्या होगा। तो इसे हल करते हैं, क्योंकि ऐसे गुणा करना तो संभव नहीं है। 3 दूनी 6, 6 में से 1 चला गया 5 और 3 अपनी जगह रहेगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ब्रैकेट खुलेगा। 5 दूनी 10, 10 में से 3 चला गया, 7/5 हो जाएगा। इसके बाद 7 दूनी 14, 14 में से 5 चला गया, कितना बचेगा? 9/7 हो जाएगा और ये डैश वैसे ही लग जाएगा। 999 दूना ये हो जाएगा 1998 और 1998, क्योंकि अगर ये 1000 होता तो 2 से गुणा होने पे 2000 हो जाता, ये 1 कम है तो 2 कम हो जाएगा। तो 1998 से 997 निकालोगे तो 1001/999 हो जाएगा। क्लियर हुआ ना? इससे इसको गुणा कर लेना, 1998 हो गया। 1998 से 997 घटाओगे तो 1001/999। अब क्या होगा यहाँ पे? आप देखिए, ये 5 से 5 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, इसी तरह से 9 से 9 और ये यहाँ कट जाएगा। मतलब ये डैश डैश का मतलब क्रम जारी है। तो 9 दिख नहीं रहा लेकिन 9 है, ये क्रम जारी है और इस तरह से ये कट जाएगा। तो ऊपर क्या बचेगा? 1001 और नीचे बचेगा 3। तो इसका आंसर हो जाएगा 1001/3। आपका कौन सा आंसर सही होगा? डी आंसर सही होगा। इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इस तरह के सवाल आते हैं और इसके आंसर वहीं पे दिए जा सकते हैं। अगला सवाल बड़ा अच्छा सा है और इसमें काफ़ी लोग गलती भी करते हैं। अगर एक कॉमन गलती है, अगर वो गलती कोई करेगा तो मैं आपको बताता हूँ कौन सा आंसर दे देगा। कुछ लोग इस तरह से जोड़ते हैं, जैसे आपका ये सवाल लिखा, मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, बड़ा सा क्वेश्चन है।
आप देखिए 999 सही 1/7, 999 सही 2/7, 999 सही 3/7, 999 सही 4/7, प्लस 999 सही 5/7, प्लस 999 सही 6/7। अगर इन्हें जोड़ा जाए तो क्या होगा? तो कुछ लोग करते क्या हैं कि इसमें 999 कॉमन ले लेंगे, ठीक है, 999 कॉमन लेकर और 1/2 1 ये जोड़ करके गुणा करेंगे। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे इस तरह से नहीं करते। जैसे आपसे ये कहा गया कि 5 सही 1/2 और प्लस 5 सही 1/2 क्या होगा, तो इसमें आप जोड़ने के लिए क्या कॉमन 5 ले लेंगे और 1/2 1/2 जोड़ करके ये आपका 1 हो जाएगा। तो क्या आंसर 5 आ जाएगा? 5.5 और 5.5 का मतलब 5 नहीं बल्कि 11 होता है। तो इसका जोड़ने का प्रॉपर तरीका क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, एक चीज़ और देखिए, होता क्या है, मान लीजिए कि हमें ये कहा गया कि 12 सही 1/4 और प्लस 17 सही 2/3 क्या होगा, जोड़िए इसे। तो अमूमन हम लोगों को बचपन में सिखाया गया है कि इसे पहले जो है m/n के फॉर्मेट में लिखें। तो 12 चौको 48 और एक 49/4 लिखें और 17 × 51 52 53 लिखें। अब इसको एलसीएम लेकर जोड़े। तो हम ऐसा नहीं करेंगे, जब वो पूर्णांक पहले से हमारा मौजूद है तो उसको उसमें इन्वॉल्व करने की क्या ज़रूरत है। आप 17 और 12 अलग जोड़कर लिख लीजिए, कितना हो जाएगा 29। इसको डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है, 17 12 आप जोड़ लीजिए। अब आपका प्रॉब्लम कम हो गई है, 1/4 और 2/3 जोड़िए, ना तो गुणा करने की ना उसमें लिखने की ज़रूरत है। ये 12 हो गया, 4 × 12 3 × 3 प्लस 3 × 4 12 4 दूनी 8, 8 और 3 11, 11/12, 11/12 उठाकर यहाँ रख दीजिए। ये इस तरह से आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो उस तरह से लिखने की ही ज़रूरत नहीं है, आप पूर्णांक हमेशा जोड़ा करो या घटा लिया करो, जो भी हो, आप उसको उसमें इन्वॉल्व मत किया करो। तो उससे क्या है, आपका टाइम बचेगा। अच्छा, अब अपने सवाल पे आ जाइए। तो इसी तरह से सवाल को भी अपने जोड़ते हैं। ऐसा नहीं करेंगे कि पहले इसमें 7 से गुणा करें और फिर 1 जोड़ के वो /7 लिखें। कितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी, आप सोच करके देखिए कि 7 से इसको गुणा करें और फिर 1 जोड़े और फिर लिखें, फिर सॉल्व करें। आप देखिए 1 2 3 4 5 6 बार 99 जोड़ा गया है। अच्छा, 99 की जगह अगर 6 बार 1000 जोड़ा गया होता तो कितना होता, 6000। और ये 1 कम है तो 1 सब में कम हुआ तो 6 कम नहीं हो गया। तो 999 6 बार जब जोड़ा जाएगा तो ये 6000 में 6 कम हो जाएगा, 5994 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। आप सोचिए इसकी जगह 1000 होता, ये 1000 ये 1000 ये 1000 तो 6000 होता जोड़ने पे, ठीक है। हम बटा नहीं देख रहे हैं, फ्रैक्शन नहीं देख रहे हैं, फ्रैक्शन से अभी हमें मतलब नहीं है। ये जोड़ूंगा तो 6000 हो जाता। अब एक ये कम, एक ये कम, एक ये 6 कम है तो 6000 से 6 घटा दिया। अब क्या करूंगा, फ्रैक्शन को लिख लूँगा, 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7। हर सबके बराबर है, डिनोमिनेटर बराबर है, अंश जोड़ लीजिए। 6 5 11 4 15 15 3 18 18 और 3 21, 21/7 कर दोगे, 7 × 21, 3 आ गया, 3 उठा के इसमें जोड़ दो, 5997। ये इसका आंसर हो गया, 5997। इसका आंसर सी सही होगा। तो आप इसी तरह से जोड़िएगा, उसको समस्या को बड़ी मत बनाइएगा। आप जैसे 1 2 3 4 5 6, 1 कम है 1000 में, 6000 से 6 घटा दिया, उसके बाद सारे फ्रैक्शन लिखा, हर बराबर थे, अंश को जोड़ा, 21/7 3 आ गया, 3 उठाकर उसमें जोड़ दिया, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अगला सवाल देखिए, इसका भी इंटरेस्टिंग सा तरीका बताता हूँ, क्योंकि इस तरह से अगर जिस तरह 100 गुणे 1000 101 लिखा है वो सॉल्व करना मुश्किल काम है। तो इसका आपको इजी भी बताते हैं। आप इसमें सबसे पहली चीज़ इस पे नज़र डालिए, ये क्या लिखा हुआ है, 1/2 गुणे 3, और इसको हम 1/6 लिख सकते हैं। देखिए 1/2 गुणे 3 जो लिखा है इसको 1/6 लिख सकते हैं। लेकिन क्या अगर हम इसको 1/2 - 1/3 लिख दें तो इसका मतलब क्या होगा। केवल आप इस पे नज़र डालिएगा, 1/2 गुणे 3 पर। इसको हम 1/2 गुणे 3 को 1/6 लिख सकते हैं ना, और इसको हमने इस फॉर्मेट में लिख दिया 1/2 - 1/3। तो ज़रा इसका मतलब देखिएगा क्या होता है। एलसीएम 6, 2 तिहाई 6
और 3 दूनी 6, 3 में से 2 चला गया 1/6, तो इसका मतलब भी तो 1/6 है। अगला देखिए 1/3 गुणे 4, उसको क्या लिखोगे, 3 चौक 12, तो क्या 1/3 माइनस अगर 1/4 कर दो तो क्या आएगा, एलसीएम 12 हो गया, 3 चौक 12, 4 तिहाई 12, ये भी तो 1/12 है। अब इसका फॉर्मेट हम आपको बताते हैं कि लिखने का फॉर्मेट क्या होगा। तो ये फॉर्मेट से अगर आप लिखोगे मतलब इसे गुणा नहीं करना है, आप इसको लिखोगे, देखिए 1 - 1/2 माइनस लिख दिया और प्लस 1/2 - 1/3 प्लस 1/3 - 1/4 और ये डैश डैश करके प्लस 1/100 माइनस 1/010। आप देखिए हमने क्या किया, इसको प्लस में रहने दिया और इसको -1/2 कर दिया। आप चाहो तो इसको 1/1 ऐसे लिख सकते हैं, लीजिए आप देखिए, वैसे 1/2 लिखते तो 1 से 1/2 चला जाएगा तो 1/2 ही तो बचेगा। ये 1 - 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4 और आगे वैसे ही प्लस 1/100 माइनस 1/101। ठीक है, तो बाद वाले को माइनस और पहले वाले को प्लस। अब आप देखिए क्या होगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा, बचेगा क्या 1 - 1/101। अब ये एक बार यहाँ आया, इससे ये 1 चला गया, 100/101 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप इजी वे में बता सकते हैं। ठीक है, आपका आंसर सही होगा 100/101 यानी बी ऑप्शन सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये नेक्स्ट 3 क्वेश्चन और लिखे हैं 7, 8, 9 और सभी अच्छे सवाल हैं। इनको आप देखिए कैसे करेंगे। 1120/√x लिखा है और इसका मान है 80। तो आपसे पूछा जा रहा है कि फिर x की वैल्यू क्या है। ऑप्शन दिए हैं 14, 196, 16 to 56। आप देखिए 1120 ये बराबर है 80√x, इसके बराबर है। ये बटा में है तो उधर गुणा हो जाएगा, बटा में है तो उधर गुणा हो जाएगा पक्षांतर करने पर। तो √x की वैल्यू क्या है, अब ये इधर गुणा में है 80 तो इधर आके बटा हो जाएगा, तो 1120/80। बहुत इत्मीनान से देखिएगा, 0 0 हमने काट दिया। √x की जो वैल्यू आएगी 8 × 8, 8 चौको 32। √x की वैल्यू 14 है, लेकिन आपसे ये नहीं पूछा, अगर जल्दबाजी में आंसर करोगे तो 14 आंसर आप लगा दोगे। आपसे ये नहीं पूछा कि √x की वैल्यू क्या है, आपसे पूछा है कि x की वैल्यू क्या है। तो जब इधर से रूट हटेगा तो उधर स्क्वायर हो जाएगा और x की जो वैल्यू आएगी वो 196 होगी, यानी 14 का स्क्वायर 196। आपका आंसर बी सही होगा। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, गलती ना होने पाए, क्योंकि पहला ऑप्शन आपका 14 लिखा है तो हो सकता है कि आप जल्दबाजी में 14 लगा दें। अगला सवाल देखिए, ये सवाल पूछा जाता है, ये सेकंड नंबर जो 8 नंबर पे लिखा है, और इस तरह के क्वेश्चन का आंसर कैसे देते हैं। लिखा हुआ है √4 और फिर प्लस का निशान और उसके अंदर फिर रूट है, उसमें 44 लिखा हुआ है और फिर प्लस का निशान है, फिर रूट के अंदर 10,000 लिखा हुआ है, 10,000। ये देखिए, अब होता क्या है कि इसको सबसे पहले पीछे से हल करते हैं। आप केवल इतना देखिए, इसको पूरा आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। √10,000 आप देख रहे हैं, √10,000 का मतलब है कि ये 100 का स्क्वायर है, तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, 10,000 का वर्गमूल हो जाएगा 100 और ये सॉल्व हो जाएगा, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, 10,000 का वर्गमूल जो है वो 100 हो जाएगा। अब 100 44 में जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा, 144 हो जाएगा। अब √144 यानी 144 का वर्गमूल क्या होगा, तो आपका जवाब आया कि 144 का जो वर्गमूल होगा 12 होगा। अब 12 इसमें जुड़ेगा तो √16 हो जाएगा और √16 की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो इसको ऐसे भी हल कर सकते थे, इसका वर्गमूल 10,000 का 100 हो गया,
100 इसमें जुड़ा 144 हो गया, 144 का वर्गमूल 12 हो गया, 12 इसमें जुड़ा 16 हो गया और 16 का वर्गमूल 4 होता है। तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ए आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला सवाल देखिए, कैलकुलेशन बेस्ड है ये सारे सवाल और इनको करने के तरीके मेंटेन रखिए। आपका लिखा हुआ है √80 और -√112। इसके बाद ये बटा में लिखा हुआ है √45 और -√63। इस तरह से और पूछा जा रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया। तो आप देखिए यहाँ पे इसको किस तरह से लिखते हैं, हालांकि ये देख करके पता चल जाता है, फिर भी हम आपको बताते हैं। जैसे 80 लिखा है तो आप इसे 2 से काटिए, ठीक है। 2 से काटेंगे तो 40 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 20 आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो 10 आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो 5 आ जाएगा। 1 और 2 यानी यहाँ पे जो वर्ग बनेगा वो 4 बनेगा। तो ये हो जाएगा 4√, इसको इस तरह से लिखेंगे 4√5। तो 4√5 हो गया। इसका मतलब हो गया √80 इसके अंदर एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो वो पूर्ण वर्ग संख्या को बाहर करना है और जो पूर्ण वर्ग में शामिल नहीं हो सकती उसको करड़ी के अंदर कर देना है। तो ये √80 का मतलब हो गया 4√5, ये इसका मतलब हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, तो यहाँ पे कौन सी ऐसी संख्या है जिसको करड़ी के अंदर हम रख सकते हैं। तो ये 4 चौक 16, 16 पंचे 80, ये हो जाएगा 4√7 हो जाएगा। आप देखिए माइनस कर देंगे, 4√7 हो जाएगा। क्यों? 4 चौक 16 और 16 सत्ते 112। अब इधर देखिए आप क्या हो जाएगा, नीचे इसमें कोई स्क्वायर संख्या है, निश्चित रूप से है। कौन सी स्क्वायर संख्या है? 3 है। 3 त्रिक का 9 निकल आएगा और 5 करड़ी के अंदर चला जाएगा। ये देखिए 3 त्रिक का 9 और 5, आप इसी तरह से सब निकाल लीजिएगा, बाद में आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और इधर लिखा है 3 त्रिक का 9 और 7 63 है, ठीक है। इस तरह से ये इसके अंदर नहीं होगा बाहर। अब आप देखिए यहाँ पे क्या है, आप 4 ऊपर कॉमन है, ठीक है। तो ऊपर अगर 4 कॉमन है तो क्या बच जाएगा, √5 माइनस √7, ये बच जाएगा ऊपर। और नीचे क्या कॉमन है, इन दोनों में 3 कॉमन है, तो यहाँ पे भी क्या बच जाएगा, √5 और माइनस √7, ये बच जाएगा। अब इससे ये कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, 4/3। और 4/3 का मतलब क्या हो जाएगा, 1 सही 1/3। 4/3 का मतलब 1 सही 1/3, 4 3 एकम 3, 1 सही 1/3। तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, इसका बी आंसर सही है। तो इस तरह से आप इत्मीनान से सॉल्व करिएगा। ये देख करके पता चल जाता है कि इसमें पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है। जैसे 3 त्रिक का 9, 9 7 63, 3 त्रिक का 9, 9 5 45, 4 चौक 16, 16 पंचे 80। या इस तरह से लिख करके आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि जिसका वर्ग बन जाए वो बाहर और जिसका वर्ग ना बने वो करड़ी के अंदर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें 10, 11, 12 और 13 ये सवाल लिखे हुए, काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन है। और इसमें 10 नंबर सवाल आप देखिए क्या लिखा है, 62 सही 1/2 में कितने 1/4 होंगे। अगर इस तरह का कभी सवाल आए तो इसका मतलब है कि इसे डिवाइड किया जाना। तो 62 सही 1/2 और डिवाइड बाई 1/4, यानी 62 में कितने 1/4 हैं। यदि 62 सही 1/2 को 1/4 से भाग दे दें तो पता चल जाएगा कितने 1/4 हैं। तो इसको गुणा करते हैं, 62 दूना 124, 125/2 हो गया और डिवाइड बाई 1/4 हो गया। हमने आपसे बताया था कि भाग के निशान के दाहिनी ओर यदि कोई फ्रैक्शन लिखा हो तो भाग के निशान को गुणा में कन्वर्ट कर देना और फ्रैक्शन को पलट देना। इधर कैसी भी संख्या हो, चाहे पूर्णांक में हो चाहे फ्रैक्शन में हो। तो 125/2 था। अब भाग के निशान के राइट में एक संख्या फ्रैक्शन में लिखी है तो भाग का निशान गुणे में और ये ऊपर 4 नीचे
1 आ जाएगा, तो ये 2 से कट जाएगा तो 2 हो जाएगा, 125 में 2 से गुणा होगा, ये आंसर 250 आ जाएगा। यानी 62 सही 1/2 में कितने 1/4 हैं, तो आपका जवाब होगा 250। इसी तरह से कोई भी सवाल अगर आपसे पूछता है कि मान लीजिए आपसे कहता है कि 12 सही 1/2 है, ठीक है, अब इसमें कितने 1/8 होंगे, तो डिवाइड बाई 1/8 होता है, ठीक है, तो 12 दूनी 24, 1 25/2 हो गया, और 25/2 ये पलट दीजिए 8/1 हो गया, गुणे का निशान बन जाएगा और ये फ्रैक्शन, तो 2 चौको 8 और 25 चौको 100। इस तरह से आप इजी वे में बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 काफ़ी अच्छा सा सवाल लिखा हुआ है, और इसमें देखिए करते क्या है, थोड़ी सी सतर्कता अगर बढ़ते तो दशमलव वाली संख्या को बाद में सॉल्व करेंगे, पहले इसको सॉल्व करते हैं। लिखा है 256 और -32 इंटू 8 लिखा हुआ है, बटे में लिखा है 1.4 और इंटू 1.6 माइनस में 1.25। तो हम पहले ऊपर सॉल्व करेंगे। ऊपर जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 256 माइनस 8 दूनी 16 के 6 8 त्रिक 24 1 25, 256 माइनस 256 ये बराबर 0 हो जाएगा। अब 0 के बटा में कोई भी संख्या आएगी 1.4 इंटू 1.6 और माइनस 1.25, तो 0 के बटा में आएगी तो इसकी वैल्यू हमेशा 0 होगी। तो इसको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं थी, आप सीधा आंसर क्या टिक कर देंगे 0, इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। अगला सवाल देखिए 12 नंबर क्या लिखा हुआ है 84 का 40% m का 60% के इक्वल है। 84 का जो भी है 40% वो m का 60% है, तो फिर m की वैल्यू क्या है ये आपको बताना है। इसका मतलब क्या है कि 84 का 40% ये बराबर है m का 60%। इसका मतलब है कि ये पक्ष इसके बराबर है, ठीक है, ये पक्ष इसके बराबर है। तो ये तो ज्ञात पक्ष है, इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये अज्ञात पक्ष है। तो पहले ज्ञात वाले पक्ष को सॉल्व करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि अज्ञात पक्ष की वैल्यू क्या है। तो 84 का 40% आप निकालिए, तो 84 गुणे 40/100। जैसे ही ये प्रतिशत का सिंबल हटेगा नीचे 100 आ जाएगा, तो आपका 20 दूना 40 और 20 पंचे 100, ये 84 दूना हो जाएगा आपका 168/5। अब इसको काट देता हूँ, 5 तिहाई 15 और ये 1 बच जाएगा, फिर 5 तिहाई 15, 3 5 छक्का 30, यानी 33.6 बराबर m का 60%। 33.6 बराबर m का 60%, तो m बराबर हो जाएगा 33.6/60 गुणे 100, क्योंकि ये 60% है, चाहिए हमें 100%। तो यहाँ पे दशमलव हटा देते हैं और नीचे 0 लगा लेते हैं, ठीक है, दशमलव हटा के 0, ये कट गया, तो 6 पंचे 30 और 3 बच गया, 6 छाक 36, यानी m की वैल्यू कितनी है 56 आ गई। तो ये चीज़ इसके बराबर है, ये तो अज्ञात है, यहाँ तो कुछ कर नहीं सकते, इसको सॉल्व कर लो, ये है इसके बराबर है, तो m का 60%, m बराबर ये 60%, तो चाहिए क्या आपको, m चाहिए, m कितना 100% है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा 56 हो जाएगा। अब आप ये 13 नंबर सवाल देखिए, और 13 नंबर सवाल में संख्या पद्धति में डिस्कस कर चुका हूँ, तो ये तो आपको आ रहा होगा कि किसी संख्या का व्युत्क्रम और उसका अंतर निकालना है, एक संख्या और इसके व्युत्क्रम का अंतर निकालना है, और कैसे करेंगे। तो ये 1 सही 3/16 है, ठीक है, 16 एकम 16 और 16 3 19/16। अब इसका जो व्युत्क्रम होगा वो 16/19 हो जाएगा। 19/16 का जो व्युत्क्रम है यानी इन्वर्स 16/19 हो जाएगा। इन दोनों का हमें अंतर निकालना है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अब इनका एलसीएम लेंगे, ये दोनों को प्राइम है तो एलसीएम इनका गुणनफल हो जाएगा। अब गुणनफल हो जाएगा तो इनको हम दोनों को गुणा करते हैं, तो ये आपका 19 छक्का 114 के 4 हो जाएगा, और कैरी होगा 11, 19 एकम 19 और 11 ये 30 हो जाएगा।
304 आ गया। अब इसे हम 16 से डिवाइड करेंगे और 19 में गुणा करेंगे। तो 16 से जब इसे डिवाइड करेंगे तो 16 एकन्नम 16 हो गया और कितना बच गया यहाँ पे 16 एकन्नम 16 हो गया और बच गया 14, 16 नवैया 144। तो ये 19 आ गया और 19 का 19 में गुणा करेंगे तो 361 हो जाएगा माइनस। अब इसे 19 से डिवाइड करेंगे तो 16 आएगा और 16 का 16 में गुणा करेंगे तो 256 हो जाएगा। अब इन दोनों को आपस में जब घटाएंगे तो ये 11 में से 6 गया 5 हो गया और यहाँ पे 0 हो गया, 2 में से 3 में से 2 गया 1, 105/304 आ जाएगा। ये इसका आंसर होगा। आपको कुछ नहीं करना था, 1 सही 3/4, तो पहले इसको हमने 19/4 लिखा, 16 एकम 16 3 19, 19/16 हो गया। 1 सही 3/16 है, 16 एकम 16, 16 3 19, 19/16। अब इसका जो व्युत्क्रम होगा का व्युत्क्रम लिख देता हूँ। व्युत्क्रम का मतलब इनवर्स, वो हो जाएगा आपका 16/19, क्योंकि ये 19/16 है तो इसका व्युत्क्रम 16/19 हो जाएगा। तो दोनों का अंतर संख्या और उसके व्युत्क्रम का, अच्छा ये कोप्राइम है तो इनका गुणनफल ही एलसीएम होगा। बाकी आप कैलकुलेट करके देख लीजिए। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, 105/304। अच्छा यहीं पे ये पूछ लेते कि बताइए एक सही 3/16 और इनके व्युत्क्रम का योग क्या होगा, तो यहाँ केवल प्लस का निशान बन जाता, बाकी कुछ नहीं होता। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये इस क्लास के लास्ट 2 सवाल और हैं, 14 नंबर 15 नंबर, तो इनको देखिएगा। और ये जो सेकंड वाला सवाल लिखा हुआ है 15 नंबर, इसको आप रोक दीजिएगा आगे प्ले करने से और खुद लगाइएगा। आंसर अगर आ जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता तब आगे देखिएगा। सॉल्विंग पहले आप खुद लगाइएगा, सॉल्विंग बाद में देखिएगा। इसको मैं बता रहा हूँ 14 नंबर, एक छात्र को एक संख्या को, इसका मतलब संख्या अननोन है। एक छात्र को एक संख्या को 25 से गुणा करने को कहा गया, लेकिन उसने गलती से 52 से गुणा कर दिया। परिणाम क्या निकला, इसलिए प्राप्त मान जो आया वो वास्तविक मान से 324 अधिक प्राप्त हुआ। आपको बताना है कि वास्तविक मान क्या है। वास्तविक मान आप तब तक नहीं बता सकते हो जब तक ये ना पता हो कि कौन सी संख्या को गुणा करने के लिए उसे कहा गया था, है ना। सवाल बहुत छोटा सा है, लेकिन एट ए टाइम एग्जाम में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ से शुरू करें और क्या डिसीजन लें, किस जगह से इसको सॉल्व करें। तो फिर से देखिए, एक छात्र को एक संख्या को 25 से गुणा करने के लिए कहा गया, बट उसने बाई मिस्टेक 52 से गुणा कर दिया, तो जो वैल्यू आई वो रियल वैल्यू से 324 अधिक थी। आपको बताना है कि वास्तविक मान क्या है। अच्छा, अब आप ध्यान से देखिएगा, उससे कहा गया था कि 25 से गुणा करो, ठीक है। एक संख्या को, संख्या मान लेता हूं मैं, ये के है, ये संख्या है। एक संख्या ये है जिसको उससे कहा गया बच्चे से कि 25 से गुणा करो, लेकिन उसने क्या किया, 52 से गुणा कर दिया। तो प्राप्त जो वैल्यू है वो वास्तविक वैल्यू से 324 ज़्यादा आई, अधिक आई। अब सवाल ये उठता है क्यों ज़्यादा आई। प्राप्त वैल्यू वास्तविक रियल वैल्यू से 324 ज़्यादा आई। क्यों ज़्यादा आई, क्योंकि उसने ज़्यादा से गुणा कर दिया था। कितना ज़्यादा से गुणा कर दिया था, तो 52 में से 25 निकाल दो, उसने 27 ज़्यादा से गुणा कर दिया था। 27 ज़्यादा से गुणा कर दिया था। अब आप देख लीजिए किसको, तो 324/27 करेंगे। इसको आप काट दीजिए 3 से जब काटेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा और 3 अठे 24 हो जाएगा, 3 नवा 27, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। वो संख्या है वो संख्या है 12, 9 दूनी 18, वो संख्या 12 है जिससे उस बच्चे को गुणा करने के लिए कहा गया था। 324 वैल्यू ज़्यादा आई वास्तविक से। क्यों ज़्यादा आई, क्योंकि ज़्यादा से गुणा कर दिया था। तो इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा कि किस संख्या में गुणा करना था, यानी वो अननोन नंबर जो था वो 12 है। अब उसको बच्चे को 25 से गुणा करने के लिए कहा गया था, तो 12 गुणे 25, सही आंसर ये होगा 300। ये रियल वैल्यू है। और अगर छदम वैल्यू निकालनी है तो 12 गुणे 52 कर देंगे और दोनों का अंतर 324 आ जाएगा। तो आपका आंसर ये सही होगा, डी आंसर 300। और कौन सी संख्या थी, तो वो संख्या
12 थी। अब देखिए अगला सवाल जो लिखा हुआ है, आप बैक में जाइएगा, संख्या पद्धति में हमने आपको एक क्वेश्चन पढ़ाया था जिसमें जानवरों के झुंड में कुछ गाय मुर्गी हैं, पार्किंग में कारें बाइक हैं, आप वहाँ पहुँचिएगा, ये सवाल का संबंध उससे है और उसी नियम से लग जाएगा। इसीलिए हमने कहा कि पहले आप इसको सॉल्व करिएगा, बाद में सॉल्विंग देखिएगा। आप देखिए प्लस का निशान बना देते हैं और सॉल्व करते हैं। एक व्यक्ति ने 60 पैसे एवं 35 पैसे वाली कुल 147 टिकट खरीदी जिनकी कीमत इतने रुपए है। तो टिकट, नंबर ऑफ टिकट एक ही होगी, उसकी वैल्यू कम ज़्यादा हो सकती है। तो 60 पैसे और 35 पैसे वाली उसने टिकट खरीदी, ये 60 पैसे वाली हो गई और ये 35 पैसे वाली हो गई। ठीक है, टोटल कितनी टिकट खरीदी? 147 और पेमेंट क्या किया? 68 रुपये 20 पैसे। ठीक है, ये रुपए 68.2 रुपये पेमेंट किया। अब यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, हमने आपको बताया था कि किसी भी चीज़ की प्रॉपर गणना करने के लिए यूनिटों का एक फॉर्मेट में होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो टिकट की वैल्यू दिखाई गई है वो पैसे में दिखाई गई है और जो ओवरऑल अमाउंट दिखाया गया वो रुपए में दिखाया गया है। तो रुपए को पैसे में बदलने के लिए 100 से गुणा करते, क्योंकि 1 रुपये बराबर 100 पैसे होता है। तो ये हम दशमलव हटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 6820 पैसे हो जाएगा। दशमलव हटाते ही यहाँ से ये 100 से गुणा हो गया, 6820 पैसे हो गया। प्रॉपर लिख लेते हैं, ये 6820 पैसे हो गया, यानी 68 रुपये 20 पैसे का मतलब 6820 पैसे। अब ये सब पैसे में कन्वर्ट हो गया तो इजी हो गया। पूछा क्या आपसे है कि 35 पैसे वाली कितनी टिकट उसने खरीदी, यानी 35 पैसे वाली टिकटों की संख्या क्या है। तो हमने बताया था जो पूछा गया उसे ब्लॉक कर दे, अपोजिट वाले से नंबर ऑफ टिकट को गुणा करेंगे, तो ये गुणा करेंगे आप कितना हो जाएगा? 147 × 60, 0 6 7 42 के 2 और 6 4 को 24, 4 28 के 8, कैरी हुआ 2, 6 कम 6 2 8, 8820 हो गया। तो ये छदम वैल्यू है, वास्तविक ये है, दोनों का अंतर क्या है? 2000, दोनों का अंतर 2000 है। अब इनकी वैल्यू के अंतर से हमेशा डिवाइड करते हैं, पीछे ध्यान से एक बार देख लीजिएगा, इनकी वैल्यू के अंतर से डिवाइड करते हैं तो बटा 25 हो जाएगा और 25 8 200 होता है। 80 टिकट उसने 35 पैसे वाली खरीदी। फिर से देख लीजिए, नंबर ऑफ टिकट 147 थी, अमाउंट 68 रुपये 20 पैसे था, एक 60 पैसे की, एक 35 पैसे। तो चूंकि ये पैसे में थी तो इसे हमने पैसे में कन्वर्ट कर लिया, तो ये 6820 पैसे हो गया। अब जो पूछा गया उसे ब्लॉक किया, कौन सा पूछा गया था? 35 पैसे वाले कितनी टिकट, उसे ब्लॉक किया, अपोजिट वाले से नंबर ऑफ टिकट को गुणा किया, ये वैल्यू आई, वास्तविक से घटा लिया और दोनों के अंतर से डिवाइड कर दिया, आपका आंसर मिल गया। अगर ये पूछते कि 60 पैसे वाली टिकट कितनी है तो इससे इसको गुणा करते और जो आता इससे अंतर लेते और इनके अंतर से डिवाइड कर देते तो आपकी 60 पैसे वाली टिकट निकल आती। तो इस तरह से आपने ये 15 इंपॉर्टेंट सवाल देखे। इसके नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन पे बात करेंगे और उसके बाद जो है आपके कुछ रूल आपको डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं इसके थर्ड वीडियो में, तब तक के लिए शुभकामनाएं, धन्यवाद।